हेलो गाइस, ये है भूगोल का चैप्टर नंबर 5 खनिज ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले बात कर लेते हैं खनिज। खनिज कहते किसे हैं? वह प्राकृतिक पदार्थ या ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें रासायनिक भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अगला पॉइंट आता है खनिज संसाधनों के प्रकार। रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और नंबर 1 आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें सिर्फ धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि। अब धात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांटा गया है, अलोहा खनिज, लोहा खनिज और अलोहा खनिज। लोहा खनिज वह खनिज या ऐसे खनिज जिनमें लोहा अंश सम्मिलित हो उसे लोहा खनिज कहते हैं, जैसे लोहा अयस्क। अलोहा खनिज ऐसे खनिज जिनमें लोहा अंश सम्मिलित नहीं होते उन्हें अलोहा खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइट। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक खनिज, एक अकार्बनिक खनिज। नंबर 1 कार्बनिक खनिज ऐसे खनिज जो पृथ्वी में दबे प्राणियों, पादपों, जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अकार्बनिक खनिज ऐसे खनिज या वह खनिज जो जीवाश्म नहीं होते उन्हें अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि। भारत में खनिजों का वितरण। अगला पॉइंट है भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में मिलते हैं। नंबर 1 उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल में अभ्रक, मैंगनीज मिलते हैं। अभ्रक और मैंगनीज ये खनिज उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। नंबर 2 आता है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। इन प्रदेशों में कर्नाटक, गोवा, लोहा अयस्क तथा केरल में थोरियम मिलता है। नंबर 3 उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, राजस्थान, अरावली तथा गुजरात का कुछ भाग। राजस्थान में ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी तथा गुजरात में पेट्रोलियम नमक मिलते हैं। और पेट्रोलियम पदार्थ और नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर, दोनों राज्यों के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इन्हीं में प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नंबर 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। परंपरागत स्रोत जो जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जो जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैसें। परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं ये सीमित मात्रा में प्राप्त होते हैं। अपरंपरागत स्रोत पवन, जल, सौर, भूतापीय तथा जैव ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनको नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी संसाधनों को भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यह किया जाता है। अब यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोतों को नवीनीकरण स्रोत क्यों कहते हैं, या नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं? क्योंकि इनको दोबारा से भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है खनिज संसाधनों का संरक्षण। सतत पोषणीय तथा भावी पीढ़ियों के विकास के लिए खनिजों एवं खनिज संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको बचाए रखना अति आवश्यक है। अब इनको बचाने के कुछ प्रमुख उपाय हैं। नंबर 1 सौर ऊर्जा, पवन, तरंग,
भूतापी आदि ऊर्जा स्रोत समाप्त होने वाले नहीं है, इसलिए इनका उपयोग परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक करना चाहिए। नंबर 2, इसके लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल देना चाहिए। नंबर 3, जो धातु कम मात्रा में होती है उनके स्थान पर उनके प्रतिस्थानों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, धातु खनिजों के संरक्षण के लिए उनकी छाजन मतलब स्क्रैप, इसके मतलब टुकड़े, खनिजों के टुकड़ों को भी उपयोग करना चाहिए। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे समुद्र समीर। अब समुद्र समीर किसे कहते हैं? दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली आर्द्र एवं ठंडी पवन को समुद्र समीर या जलीय समीर कहते हैं। अब स्थलीय समीर किसे कहते हैं? रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवनों को स्थलीय समीर कहते हैं। अगला है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। इसमें कितने यात्री शामिल थे? 78 यात्री शामिल थे। कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती से। और कब समाप्त किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ किया गया था समाप्त दांडी यात्रा को? दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा। अगला आता है भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र। कि भारत के प्रमुख ऊर्जा परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ स्थित हैं? नंबर 1, तारापुर, ये महाराष्ट्र के अंदर है। रावत भाटा राजस्थान के अंदर है। नेरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। कैगो कर्नाटक के अंदर है। काकरा काकरापारा गुजरात के अंदर है। कलमपक्कम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला आता है तांबा उत्पादक राज्य। भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु। ये 12वीं के जितने भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स बना के वीडियो में इनको डाल रहा हूँ, तो 12वीं का जो बोर्ड का पेपर है शायद इनमें से 100% पेपर आएगा। अगर बुक से ही अलग से कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बना देता है तो दूसरी बात है, बाकी बुक के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस 100% इनको नोट्सों के अंदर से बनेंगे। इन नोट्सों के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर किताब के बाहर से देता है तो दूसरी बात है, एक आध क्वेश्चन दे देता है तो बाकी 100% इसी में से आएंगे क्वेश्चन। इसलिए इसको देखें और पढ़ें, ख़ास तौर से कक्षा 12वीं में जो है। और ये कंपटीशन के लिए भी है,